जरा कल्पना कीजिए कि खूंखार डाकुओं का एक गिरोह है। हाँ। उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, आंखों में एकदम गुस्सा है, और वो एक गांव को लूटने के लिए दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। बिल्कुल, किसी टिपिकल 80 के दशक की बॉलीवुड एक्शन फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर होता क्या है कि क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है ना, तो वो उन्हीं डरे हुए गांव वालों से कहते हैं कि भाई पहले हमारे लिए थोड़ी रोटियां सेक दो। ये सच में किसी बहुत ही खराब डार्क कॉमेडी फिल्म का प्लॉट लगता है। वही तो। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जिन दस्तावेजों और सोर्स मटेरियल के तहत तक जाने वाले हैं ना, वो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ, और ये कहानी है कुख्यात कुकुर गैंग की। तो मतलब आज हम एक ऐसी डार्क कॉमेडी पर चर्चा करेंगे जहां एक तरफ भूख से तड़पते अपराधी हैं और एक दूसरी तरफ ऐसे पुलिस वाले हैं जो अपनी परछाई से भी डरते हैं। और इन दोनों के बीच में डिजिटल दुनिया का वो अजीबोगरीब लालच भी है जो किसी का भी दिमाग खराब कर सकता है। बिल्कुल। और जो सोर्स मटेरियल हम आज देख रहे हैं उससे ये साफ पता चलता है कि ये पूरी घटना उन सभी धारणाओं को तोड़ देती है जो हम अपराध या कानून और व्यवस्था के बारे में रखते हैं। सही कहा आपने। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि अपराध एक बहुत ही सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई योजना का हिस्सा होता है। हाँ, कोई मास्टरमाइंड होगा जो चेस खेल रहा होगा। वही। लेकिन इस मामले में हम देखेंगे कि जब चरम स्तर की भूख, पुलिस की अयोग्यता और सिस्टम का भ्रष्टाचार एक साथ मिलते हैं तो कोई मास्टरमाइंड योजना काम नहीं आती। वहां सिर्फ एक भयानक अराजकता जन्म लेती है जो जितनी डरावनी है उतनी ही हास्यास्पद भी है। बिल्कुल। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। किसी भी बड़े अपराध के पीछे अमूमन एक ठोस वजह होती है ना? हाँ, या तो सत्ता का लालच होता है, या पैसे की भूख, या फिर कोई पुरानी आपसी रंजिश। लेकिन कुकर गैंग की कहानी में जो उद्देश्य है वो बहुत ही बुनियादी है, महज एक वक्त का खाना। ये सबसे हैरान करने वाली बात है। मतलब इस मामले से जुड़े विवरण साफ बताते हैं कि इस गिरोह की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि पिछले 1 महीने से उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। वो लोग सचमुच खेतों में भाग रहे हैं, चूहे पकड़ रहे हैं और उन्हें भूनकर अपना पेट भर रहे हैं। अरे बाप रे, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब मैं सोच रही थी कि उनकी हताशा का स्तर क्या रहा होगा। हताशा तो कल्पना से परे है। सोर्स में ये बताया गया है कि गिरोह के सदस्य आपस में बाकायदा बात कर रहे हैं कि अगर हालात 10-15 दिन और ऐसे ही रहे ना, हाँ, तो जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे का मूत्र तक पीना पड़ सकता है। ये बहुत ही भयानक है। हाँ। मतलब ये कोई बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन या संगठित अपराधियों की तस्वीर तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समाज के एकदम हाशिए पर खड़े वो लोग हैं जो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई हार रहे हैं। मुझे तो ये उस स्थिति जैसा लगता है जैसे मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट टीम अपना टारगेट पूरा ना कर पाने पर इतनी हैंग्री हो जाती है। हैंग्री मतलब हंगर और एंग्री। हाँ, भूख और गुस्से का वो खतरनाक मिश्रण कि वो पूरी तरह से विवेक खो बैठते हैं और एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है आपकी। लेकिन यहाँ तो मामला सीधे जिंदगी और मौत का है ना। गैंग का जो सरदार है वो भयानक गुस्से में है। बिल्कुल। और वो गिदरखाई और चलारपुर गांव पर पूरी ताकत से धावा बोलने का सीधा आदेश दे देता है। और उसका निर्देश बहुत क्रूर है। वो कहता है कि जो भी विरोध करे उसे सीधे गोली मार दी जाए और घरों से सोना चांदी पैसा कौड़ी सब लूट लिया जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक सवाल उठता है। अच्छा, क्या सवाल? सवाल ये है कि जब कोई इंसान इस हद तक भूखा हो तो क्या उसके अंदर कोई असली आपराधिक योजना काम कर रही होती है, या ये सिर्फ जिंदा बचने की एक अंधी छटपटाहट है? मुझे लगता है ये सर्वाइवल का ही मामला ज्यादा है। बिलूजे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो अत्यधिक भूख इंसान से तार्किक रूप से सोचने की क्षमता छीन लेती है। मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाँ, जब दिमाग को पोषण नहीं मिलता तो वो सीधे सर्वाइवल मोड पर आ जाता है, यानी सिर्फ जान बचाने के तरीके खोजना। तो सरदार जो योजना बना रहा है वो बहुत आक्रामक तो है, लेकिन उसमें कोई दिशा या समझ नहीं है। एकदम सही। वो बड़े बड़े हिंसक आदेश दे रहा है, लेकिन आप देखिए कि गैंग के बाकी सदस्यों की प्रतिक्रिया क्या है। वो तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे ना। वही तो। सरदार की बात के बीच में ही एक सदस्य अचानक मुर्गा बनाने की बात करने लगता है। मतलब उनका दिमाग सोने चांदी पर है ही नहीं, उनका दिमाग सिर्फ भोजन पर अटका हुआ है। बिल्कुल। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है। पूछिए।
अगर उनकी हालत इतनी खराब है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से इतने कमजोर हो चुके हैं, हाँ, तो फिर वो डकैती जैसी खतरनाक चीज को अंजाम देने की हिम्मत कैसे जुटा लेते हैं? मतलब इसके लिए तो एक बुनियादी ताकत चाहिए ना। सामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल चाहिए, लेकिन जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता ना, तो वो एक अजीब तरह के भ्रम का शिकार हो जाता है। भ्रम कैसा? भ्रम ये कि उनके पास जो हथियार हैं वो सब कुछ संभाल लेंगे। वो मान बैठते हैं कि महज बंदूक की नली देखकर सामने वाला डर जाएगा और उन्हें वो सब मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। अच्छा, मतलब उन्हें लगता है कि बस हथियार ही उनका सारा काम आसान कर देंगे। बिल्कुल, इसी झूठे आत्मविश्वास के साथ वो गांव में घुसते हैं। और जैसे ही वो जमीनी हकीकत से टकराते हैं ना, तो पूरी कहानी किसी फूहड़ नाटक में बदल जाती है। सच में, वो घरों के दरवाजे तोड़ते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें देखकर एकदम खौफ से कांपने लगें। और वो खुद को डाकू कहना चाहते हैं, लेकिन उनका उच्चारण इतना खराब है कि वो खुद को ताकू पुकारने लगते हैं। वो ताकू शब्द ही उनकी पूरी सच्चाई बयां कर देता है। सच में यार, वो एक खौफनाक छवि पेश करने की बेतहाशा कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनके पास ना तो वो कौशल है, ना वो रुतबा और ना ही वो आत्मविश्वास। वो लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, सोने चांदी की तलाश में घरों का सामान इधर उधर फेंकते हैं। लेकिन उन्हें मिलता क्या है? सिर्फ बर्तन और थोड़ा सा अनाज। और यहीं पर एक डकैत का जो ईगो है ना, वो बुरी तरह आहत हो जाता है। हाँ, जब वो लूटपाट कर रहे होते हैं तो उन्हें डलिया में, मतलब उन बांस की टोकरियों में रखा हुआ थोड़ा सा गेहूं, चावल और आटा मिलता है। और गैंग का एक सदस्य बहुत ही निराशा भरे लहजे में क्या कहता है? वो कहता है कि इन गांव वालों ने हमें क्या समझ रखा है, डाकू समझ रखा है या भिखारी? सोचिए जरा, एक आदमी बंदूक लेकर एकदम सीना तान कर डकैती करने आया है और उसे भीख जैसी चीजें मिल रही हैं। ये तो उनके आपराधिक भ्रम के टूटने का सबसे बड़ा क्षण है। बिल्कुल। जब हमलावर को यह एहसास होता है कि जिसका वो शिकार कर रहा है वो खुद उसी की तरह गरीब और लाचार है, ऐसे में बंदूक पूरी तरह बेमानी हो जाती है। तो अंततः उनकी जो भूख है वो उनके अहंकार पर हावी हो जाती है। हाँ, वो खूंखार डकैत होने का अपना चोला उतार फेंकते हैं और उन्हीं डरे हुए ग्रामीणों से कहते हैं कि भाई तुम लोग आटा गूंदो और हमारे लिए पेट भर खाना बनाओ। ये हिस्सा मुझे इतना अजीब लगा ना। और जब ग्रामीण खाना बना रहे होते हैं तब इस पूरी घटना का सबसे बेतुका हिस्सा सामने आता है, वो डिजिटल वाला। हाँ, मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। एक तरफ डकैती चल रही है, बंदूकें तनी हुई हैं, लोग एकदम खौफ में हैं। और इसी बीच गैंग का एक सदस्य अपनी जेब से स्मार्टफोन निकाल लेता है। वो कर क्या रहे थे उस फोन पे? ये तो हद है। यही इस पूरी कहानी का वो मेटा नैरेटिव है जो आज के समाज की एक बहुत ही अजीब सच्चाई को सामने रखता है। अच्छा। वो डकैत अपने फोन पर बिनोमो नाम का एक डिजिटल ट्रेडिंग ऐप खोलता है। और सिर्फ खोलता ही नहीं है ना, वो अपने साथी को बाकायदा ट्यूटोरियल देने लगता है। हाँ, वो सिखा रहा है कि इस ऐप से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। मतलब सच में वो एक कच्चे मकान में बैठकर लूटे हुए गेहूं के बगल में खड़े होकर किसी को ग्राफ पढ़ना सिखा रहे हैं। बिल्कुल, वो उसे समझा रहा है कि ग्राफ का जो अप और डाउन प्रिडिक्शन है वो कैसे करना है, 5 सेकंड का इंतजार कैसे करना है। अरे बाप रे। फिर वो उसे बताता है कि यूपीआई, पेटीएम या फोन पे के जरिए ऐप में पैसे डिपॉजिट कैसे करने हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वो उसे वीआईपी स्टेटस और एक पर्सनल मैनेजर पाने के फायदे भी गिनाने लगता है। ये सुनना किसी सदमे से कम नहीं है। सच में यार, मतलब आप एक तरफ शारीरिक रूप से गांव में लूटपाट कर रहे हैं जो कि अपराध का सबसे पुराना तरीका है, हाँ, और दूसरी तरफ आपका दिमाग डिजिटल वीआईपी स्टेटस और ट्रेडिंग के जरिए रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहा है। ये दो अलग अलग सदियों का टकराव लग रहा है सीधे सीधे। वही तो। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मतलब ये विरोधाभास क्यों? ये आज के समय के आर्थिक संकट और डिजिटल दुनिया के प्रभाव को समझने का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। कैसे, जरा समझाइए। देखिए, पारंपरिक अपराध जैसे गांव में घुसकर डकैती करना, ये बहुत मेहनत, जोखिम और शारीरिक खतरे का काम है। हाँ, जान भी जा सकती है। और जैसा कि उन्होंने अभी अभी देखा, इसका कोई खास फल भी नहीं मिला, सिर्फ आटा और चावल मिला। तो दूसरी तरफ वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, इंटरनेट और ये जो ट्रेडिंग एप्स हैं, ये एक सपना बेचते हैं कि कोई भी कहीं से भी बिना किसी शारीरिक मेहनत के बस स्मार्ट तरीके से पैसा कमा सकता है। तो मतलब समाज के सबसे निचले और हताश तबके तक भी ये शॉर्टकट से अमीर बनने का विचार एकदम गहराई तक पहुंच चुका है। एकदम पहुंच चुका है। यहां तक कि एक भूखा अपराधी भी अपराध करते समय पैसिव इनकम के बारे में सोच रहा है। ये सच में बहुत डरावना और सोचने पे मजबूर करने वाला पहलू है। हाँ,
खैर, वो डकैत अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो खाना बनवा रहे हों या ट्रेडिंग सीख रहे हों, लेकिन इस बीच प्रशासन कहाँ है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। गांव वालों का सब कुछ लुट रहा है और यहीं से कहानी में पुलिस की एंट्री होती है, जो हालात को संभालने के बजाय इसे पूरी तरह कॉमेडी शो में बदल देती है। मौके पर दरोगा पारस जी और उनका स्टाफ पहुंचता है। और पुलिस का जो रवैया है ना, वो तो उनके वर्दी पहनने के मूल उद्देश्य पर ही सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। प्रशासन और पुलिस का काम जनता को सुरक्षा देना होता है, लेकिन यहाँ पुलिसकर्मी खुद आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर डकैतों से सीधा मुकाबला किया गया तो गिरने पर नुकसान होने की पूरी संभावना है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई ना कि आपने अपने घर की सुरक्षा के लिए एक तगड़ा सिक्योरिटी गार्ड रखा हो, हाँ, और रात को घर में चोर घुस आए और वो गार्ड खुद सोफे के पीछे छिप जाए और मालिक से कहें कि जरा आप ही जाकर निपटा लीजिए, मैं अगर सामने गया तो मुझे चोट लग सकती है। बिल्कुल। अगर सिस्टम को चलाने वाले खुद इतना डरे हुए हैं तो फिर आम आदमी किस पे भरोसा करे? जब रक्षक ही डरा हुआ हो ना, तो व्यवस्था सिर्फ काम करने का दिखावा करती है। तो फिर वो क्या करते हैं अपने बचाव में? मनोविज्ञान में इसे डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा तंत्र कहते हैं। जब सत्ता में बैठे लोग खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो वो इस कमजोरी को स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, वरना उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो वो अपना डर और हताशा उन लोगों पर निकालते हैं जो उनसे भी ज्यादा कमजोर है, यानी खुद पीड़ित लोग। और दरोगा पारस जी ग्रामीणों के साथ बिल्कुल यही तो करते हैं। बिल्कुल। ग्रामीण वहां रो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि डकैत उनका बचा खुचा खाना, कपड़े, बकरियां सब ले गए। और ऐसे समय में जब उन्हें सहानुभूति की जरूरत थी, दरोगा जी उन्हें बेहद बेशर्मी से जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सरकार का मन करेगा तो मुआवजा दे देगी। और जब गांव वाले कहते हैं कि हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, तो दरोगा जी सारी हदें पार कर देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो पीड़ितों को ही अजीबोगरीब सलाह देने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो अपना घर चलाने के लिए कोई और रास्ता खोज लें, जो कि सीधे तौर पर उन्हें अपनी इज्जत बेचने का इशारा है। ये तो बहुत ही घटिया बात है। ये सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। हाँ। दरोगा जी पीड़ितों पर हावी होकर उन्हें इतना जलील कर देना चाहते हैं कि वो पुलिस से कोई सवाल ही ना पूछें। मतलब न्याय की मांग ही ना करें। अपनी नाकामयाबी छिपाने का ये कितना विभत्स तरीका है। और उनकी अज्ञानता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अच्छा, हाँ। और क्या करते हैं वो? जब अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी पहचान करने की बात आती है ना, तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का तरीका सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। क्या तरीका था? वो कहते हैं कि असली डाकू तो वो होते हैं जो काले कपड़े पहनते हैं और माथे पर बड़ा सा काला टीका लगाते हैं। अरे यार, ये तो मतलब वो पुरानी 80s के दशक की बॉलीवुड फिल्मों वाली बात हो गई। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि पुलिस जमीनी हकीकत से कितनी दूर है। उन्हें लगता है कि अपराधी बस एक खास वेशभूषा में आते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि आज का अपराधी एक आम इंसान की तरह दिखता है, जो शायद डकैती करते वक्त स्मार्टफोन पर ट्रेडिंग कर रहा हो। तो ये जो रूढ़िवादी सोच है, ये तो पुलिस को असल अपराधियों को पकड़ने से रोकती है। हाँ, और उन्हें अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक और बहाना दे देती है। लेकिन वो हमेशा के लिए तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते ना। नहीं, डकैतों को ये समझ आ चुका है कि पुलिस उनसे डरती है। और जब अपराधियों के मन से कानून का डर ही खत्म हो जाए, बिल्कुल, तो उनका दुस्साहस चरम पर पहुंच जाता है। यही हुआ। कुकुर गैंग अब रात के अंधेरे का इंतजार भी नहीं करता। सासन टोला नाम की जगह पर वो लोग दिन के उजाले में सरेआम लूटपाट शुरू कर देते हैं। और अब पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं बचता, उन्हें मौके पर पहुंचना ही पड़ता है। हाँ, वो डकैतों को घेर लेते हैं और एक मुठभेड़ की स्थिति बन जाती है। ये कहानी का सबसे तनावपूर्ण पल होना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन दरोगा पारस जी यहाँ जो बहाना बनाते हैं ना, वो तो एकदम अविश्वसनीय है। क्या कहते हैं वो? सामने अपराधी हैं, गोलियां चलने वाली हैं, और दरोगा जी कहते हैं कि दौड़ते दौड़ते उनकी उंगलियां सुन्न हो गई हैं, इसलिए वो बंदूक का ट्रिगर ही नहीं दबा सकते। क्या बात कर रही हैं? हाँ, मुझे ये बताइए, क्या ये कोई असली मेडिकल इमरजेंसी थी या फिर महज अपनी जान बचाने की एक कायराना चाल? ये पूरी तरह से उस प्रशासनिक अपंगता या ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस का प्रतीक है जो हमारे सिस्टम में बहुत गहराई तक समाई हुई है। मतलब काम से बचने का तरीका। हाँ, एक भ्रष्ट या कमजोर सिस्टम में कोई भी व्यक्ति निर्णय लेने या एक्शन लेने से बचता है। अगर दरोगा जी गोली चलाते हैं और कोई गलत इंसान मारा जाता है तो उन पर विभागीय जांच बैठ सकती है। और अगर वो खुद घायल हो जाते हैं तो उनके परिवार को कौन देखेगा, ये भी डर होगा। वो अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ देना चाहते हैं। दरोगा जी के इन सुन्न उंगलियों के बावजूद वहां एक खूनी मुठभेड़ शुरू हो ही जाती है। गोलियां चलती हैं। हाँ, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। इस अफरा तफरी में कुकुर गैंग का सरदार मारा जाता है और कुछ और लाशें भी गिरती हैं। स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है।
और ठीक इसी वक्त इस पूरी डार्क कॉमेडी में सबसे ताकतवर किरदार की एंट्री होती है। एक स्थानीय राजनेता, मंत्री जी। हाँ, मंत्री जी का प्रवेश तो इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। वो कैसे? एक तरफ मुठभेड़ हुई है, खून बहा है, लोग दहशत में हैं और मंत्री जी संदेश भिजवाते हैं कि वो नाश्ता करने के बाद ही इस मामले को देखेंगे। अरे बाप रे। बिल्कुल। क्योंकि पोहा ठंडा हो रहा होगा ना। चंद लाशों की वजह से मंत्री जी का सुबह का नाश्ता थोड़ी ना खराब किया जा सकता है। ये तो सत्ता की चरम उदासीनता है यार। गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है और पुलिस के लिए एक डरावना अनुभव है। लेकिन राजनेता के लिए, उसके लिए ये बस एक और फाइल है जिसे उसे निपटाना है। मतलब कोई भावनात्मक या नैतिक संकट नहीं है उनके लिए। नहीं, महज एक प्रशासनिक असुविधा है बस। और फिर नाश्ता खत्म करने के बाद मंत्री जी घटनास्थल पर पहुंचते और फिर वो जो करते हैं ना, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए एकदम शर्मनाक है। वो क्या करते हैं? वो न्याय प्रक्रिया का पालन करने के बजाय पुलिस और बचे हुए डकैतों को आमने सामने बिठाकर एक समझौता कराने लगते हैं। समझौता? हाँ, और वो एकदम दार्शनिक अंदाज में कहते हैं, ना यहाँ कोई डाकू मरा है और ना ही कोई पुलिस वाला, यहाँ सिर्फ एक इंसान मरा है। वाह, सुनने में ये पंक्ति कितनी गहरी और शांति का संदेश देने वाली लगती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? मेरा मतलब है, वो असल में क्या कर रहे थे उस वक्त? वो दर्शन शास्त्र का इस्तेमाल एक जघन्य अपराध को छिपाने के लिए कर रहे थे। सिर्फ बातों में उलझा रहे थे। बिल्कुल। मंत्री जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मरा है वो इंसान था या कोई और। तो उन्हें फिक्र किस बात की है? उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि अगर ये मामला तूल पकड़ता है, मीडिया में जाता है या कोई बड़ी जांच बैठती है ना, तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, उनकी राजनीतिक छवि खराब हो सकती है। इसलिए वो इस पूरी घटना को रफा दफा करने का बीच का रास्ता निकालते हैं। अच्छा, मतलब लाशों को चुपचाप ठिकाने लगाने और मामले को कागजों से गायब करने की पूरी डील होती है। बिल्कुल। तो मतलब सत्ता सरेआम हत्या और डकैती का सौदा कर रही है। और इस पूरी सौदेबाजी का नतीजा क्या निकलता है पता है आपको? क्या? जो डकैत जिंदा बच गया है ना, वो पुलिस या मंत्री को देखकर जरा भी खौफजदा नहीं है। अरे बाप रे। वो उनके सामने सीना तान कर खड़ा होता है और चुनौती देता है कि वो डकैती करना नहीं छोड़ेगा। वो सरेआम ऐसा कह देता है। हाँ, वो कहता है कि वो ठोक बजा के, मतलब पूरी धमक और खुलेआम आगे भी अपराध करेगा। तो उसने इस पूरी घटना से सबसे खतरनाक सबक सीख लिया है ना? बिल्कुल। उस डकैत ने ये समझ लिया है कि ये पूरा सिस्टम बस एक बाजार है जहां सब बिकाऊ हैं। हाँ, यहाँ सुरक्षा करने वाली पुलिस अपराधियों से भी ज्यादा कायर हैं और न्याय करने वाले राजनेता असल में सबसे बड़े व्यापारी हैं। जब एक अपराधी को ये दिख जाता है कि कानून के रखवाले खुद बिकाऊ हैं और अपने फायदे के लिए कोई भी समझौता कर सकते हैं, तो उसके मन से कानून का जो बचा कुचा डर होता है ना, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये पूरी चर्चा सच में हमारे सोचने के तरीके को झकझोर देती है यार। हाँ, अगर हम इस पूरी कहानी के घटनाक्रम को एक साथ रखकर देखें ना, तो ये एक ऐसी भयानक तस्वीर पेश करती है जिस पर हंसना भी मुश्किल है और रोना भी। एकदम सही। कहानी शुरू होती है उन हताश और भूखे लोगों से जो जिंदा रहने के लिए चूहे खा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैसे वो लूटपाट के बीच आधुनिक डिजिटल दुनिया में शॉर्टकट से पैसे कमाने के बेतुके सपने बुनते हैं। फिर सामने आती है वो पुलिस जो अपनी जान बचाने के लिए पीड़ितों को ही बेइज्जत करती है और सुन उंगलियों का बहाना बनाती है। और अंत में नाश्ता करके आने वाले राजनेता जो लाशों के ढेर पर बैठकर अपनी कुर्सी सुरक्षित करने का सौदा करते हैं। तो ये कहानी हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि किसी भी समाज में कानून और व्यवस्था तब तक एक मजाक बनी रहती है जब तक उस समाज में चरम हताशा और शासन की पूर्ण अयोग्यता मौजूद है। बिल्कुल। हम हमेशा सोचते हैं कि अपराध की जड़ सिर्फ अपराधी के लालच में होती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अपराध की जड़ें व्यवस्था की विफलता, भ्रष्टाचार और उस गहरी उदासीनता में भी पनपती हैं जहाँ हर कोई सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। और शायद यही वो बात है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। हाँ, जब रक्षक, भक्षक और न्यायकर्ता के बीच की लकीरें इस तरह धुंधली हो जाए कि पहचानना ही मुश्किल हो जाए कि कौन क्या है, तो पूरी व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाती है। इस कहानी में कोई एक अपराधी नहीं है,
पूरी की पूरी व्यवस्था ही कटघरे में खड़ी है। तो अंत में ना ये एक सवाल हवा में तैरता रहता है कि इस पूरी डार्क कॉमेडी में असली विलन है कौन? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो इंसान जो भूख और हताशा में अपना मानसिक संतुलन खोकर चोरी और हिंसा पर उतर आता है, या फिर वो तंत्र और वो राजनेता जो उसी चोरी, उसी हिंसा और उन गिरी हुई लाशों का सौदा करके अपने सत्ता को और मजबूत कर लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका शायद कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।